सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे मौसम और उसके बाद होने वाले नुकसानात की। पंजाब से अगर हम स्टार्ट करें तो वहां पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कराची की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बारिश से अर्बन फ्लडिंग से ज़िंदगी दुश्वार हो चुकी है। पुलिस ने खबरदार किया कि इस सूरत हाल में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वाले शहरियों की गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी, उनका चालान भी होगा, हिरासत में भी लिया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाजरीन, कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश से मलीर और लियारी नदियां बिफर गई हैं और पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाबी रैले में बह गई। कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि सड़कें डूबे हुए दिखाई दे रही हैं और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज हो चुका है। रेस्क्यू 1112 और पाक फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत दर्जनों अफराद को, बल्कि एक जो फिगर में पड़ी थी 318 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है महफूज मकामात पर। उधर सिंध में बारिश और दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब से 200 देहात और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि 2,24,000 अफराद के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त कराची की ख़ास तौर पर क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए हमारे ताज शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। साथ ये कहिएगा, कहाँ पर आप मौजूद हैं, इस शहर के कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, बारिश वहाँ पर अब भी हो रही है, और ज़रा सड़कों की भी सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आमद मौजूद हूँ गदाफ के इलाके में, जहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो चुका है। तिरसर पहाड़ी सिलसिला जो है हमारा, यहाँ से जो पिछले चंद दिनों में जो बारिशों का सिलसिला हुआ, खास तौर पर 6 से 7 घंटे लगातार बारिश के बाद जो पहाड़ी सिलसिलों से जो कुदरती गुजरगाहें थी, वहाँ से जो पानी हमारे पास नेत्री, जो हमारे पास 2 नदियां थी कराची के अंदर, खास तौर पर एक मलीर और एक लियारी नदी, यहाँ से दोनों जगहों से पानी गुजरते हुए जाता था। आसपास के एरियाज में इंक्रोचमेंट भी की गई और कोई पानी के निकलने का कोई खास वहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए, जिसके बाईस से जब ये पानी का बहुत तेज हुआ तो उसके बाद वो पानी ओवरफ्लो हुआ और अब हम देख रहे हैं कि कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त पानी आ चुका है, नहीं आ चुका है, लोगों के घरों के अंदर भी पानी आ चुका है। जबकि गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक हादसा भी पेश आया गदाफ के इलाके में, जहाँ पर एक पानी में जो है गाड़ी भी डूब जाती है, जिसके अंदर 8 लोग मौजूद थे, जिनकी 4 की डेड बॉडीज यहाँ पर मौजूद लोगों ने अपनी मदद के तहत निकाल ली है। जबकि जो रेस्क्यू टीम है उनका ये दावा करना है कि हम भी यहाँ पर आ रहे हैं और हम अपनी तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर बात की जाए बारिश के हवाले से, तो कराची के इस वक्त जो डिप्रेशन है वो कराची से जा चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि उर्मारा बीच और गवादर की तरफ बलूचिस्तान के एरिया में ये जा चुका है डिप्रेशन। जबकि आइंदा 8 से 10 घंटे में ये डिप्रेशन की हद जो है वो कम हो जाएगी और आइंदा 24 घंटे में ये डिप्रेशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। कराची के मौसम के हवाले से बताया जा रहा है कि सुबह और शाम के वक्त हल्की बूंदाबांदी शहर में रहेगी, जबकि जो मानसून के जो खास तौर पर 3 महीने थे वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब मानसून का जो सिस्टम है वो कराची से जा चुका है। लेकिन अर्बन फ्लडिंग के मामला जो है वो कराची के कई इलाकों में देखा जा रहा है, जो जेरे आब कई इलाके भी आए हैं, गाड़ियां भी आई हैं और कई मुश्किलात का शहरियों को भी सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि ऑब्वियसली जिन शाहराहों पर पानी खड़ा है तो ऑल्टरनेटिव रूट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हम ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देख रहे हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है, किन किन इलाकों में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इस वक्त जो शाहराहें हैं वो बिजी चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस वक्त मैं गदाफ के इलाके में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो करीबी जो रिहायशी लोग थे उनको भी यहाँ से हाईवे की तरफ मूव करने की जो है वो तलकीन की जा रही है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि कुरंगी कॉस्बे जो है वहाँ पर पानी आ गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस और दिया है वो वहाँ पर आकर अपने जो फराइज थे वो सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे। जबकि साथ ही साथ उनको मुतबादिल रस्ते जिनमें जाम सादिक पुल है उनको उसके जरिए से जो है वो भेजा जा रहा था। सारे फैसल के बिल्कुल लास्ट में जब हम देखते हैं, जब मलीर की साइड जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर जब पानी आता है तो उनको भी मुतबादिल रस्ते, खासतौर पर शाहराह भुट्टो वाली साइड है, वहां से उनको मुतबादिल रस्ते के जरिए से शहर में भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी इसके ऊपर हमें सड़कों पर नजर आ रही है, जबकि जो इंतजामिया है वो भी हम देख रहे हैं कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। शहरियों को मुतबादिल रस्ते में भेजा जा रहा है और जो जिन एरियाज में पानी का मामला था उन एरियाज में शहरियों को रिहायशी एरियाज से थोड़ा सा दूर करके जो डेंस वाले एरियाज हैं, जो नदी के करीब एरियाज है, उनको शहरियों को सेफ करके थोड़ा दूर लेके जाया जा रहा है, ताकि जेरे आब वो घर तो आ गए हैं लेकिन शहरियों की जान बचाई जा सके।
ठीक है साद, आप इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बेशर नाज़रीन, आप देख रहे हैं कराची शहर की जो सूरत हाल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी सूरत हाल के हवाले से हमेशा तशवीश पाई जाती है। और जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहाँ पर बारिश अगर ज़्यादा हो जाए या कुछ घंटे उसका दौरानिया बढ़ जाए, तो उसके बाद जो हम सूरत हाल देखते हैं शाहराहों की और जिन दुश्वारियों का लोगों को सामना करना पड़ता है, मेयर कराची जो है उसके बरक्स हमें अक्सर दावे करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन आपने गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना। बारिश वैसे तो रहमत समझी जाती है, लेकिन ऐसे शहरों में जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर हो वहाँ पर ये जहमत बन जाती है। और कराची उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ही शहर है जहाँ पर हम देखते हैं कि दुश्वारियाँ बढ़ जाती हैं। तो गैर ज़रूरी तौर पर आप बाहर निकलेंगे, अपनी जान भी खतरे में डालेंगे, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हो जाएगी, जिससे जो लोग जिनके लिए बाहर निकलना ज़रूरी है काम धंधे के लिए, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। शुक्रिया अदा करते हैं। साद शरीफ हमें आगाह कर रहे थे। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि कराची पोर्ट ने आलमी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और रैंकिंग में 405 में से 61वें नंबर पर आ चुका है। इस वक्त कराची पोर्ट मुल्क की 54% तजारत का बड़ा हम देख रहे हैं कि बोझ उठा रहा है। कराची पोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी से सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई है। अमरीकी तजारती वफ्द के साथ साथ कज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की क़यादत में भी एक वफ्द ने वजारत बहरी उमूर का दौरा किया, जिन्हें कराची, बिन कासिम और गवादर पोर्ट में सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीका और कज़ाकिस्तान के वफूद ने पोर्ट्स में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के एक्शन प्लान पर भी दस्तखत किए गए हैं। अब जो हम सारी सरमायाकारी के हवाले से जो टारगेट्स सेट किए जा रहे हैं या बायलैटरल आने के लिए टारगेट सेट किए जा रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना बड़ा चैलेंज होगा और ये कितनी खुशाइंद खबर है, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनको वेलकम भी करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं आप? पहले हम देख रहे थे कि अमेरिका की जानिब से इंटरेस्ट शो करवाना और उसके बाद अब कज़ाकिस्तान की जानिब से भी इस जो पोर्ट है, चाहे वो गवादर का हो और कराची पोर्ट हो, इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से चैलेंजेस बेसिकली हमें क्या फेस करने पड़ते हैं जब इम्प्लीमेंटेशन का मरहला आता है? तो देखिए, हम ना पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट तो डेफिनेटली जिस तरह उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में आप देख लें कंटेनर की फैसिलिटी जितनी तेज़ी के साथ उनको मिली है, तो वहाँ तो बड़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि जो भी बंदा वहाँ पे आता है, बाहर से लोग आते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं, वो वाकई उनको लगता है कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है और वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। गवादर पोर्ट का मसला जो है ना, बहरहाल वो कई हवालों से आपने देखा, बावजूद इस बात के कि इतना बड़ा गवादर पोर्ट है हमारी, मेरे ख्याल इन दोनों से बड़ी पोर्ट है, लेकिन उसको उस तरह डेवलप नहीं किया जा सका जितना होना चाहिए। कहा जा रहा था कि जी वहाँ पे एक दिन में 50-50 शिप्स आया करेंगे, लेकिन नहीं आ रहे। कुछ और ड्रेजिंग के प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, फिर इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम है, फिर ओवरऑल सिक्योरिटी का इशू है। तो मेरा ख्याल अगर ये सारी चीज़ें तय कर ली जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन नामना अगर मुझे इजाज़त दे तो मेरा ख्याल है कज़ाकिस्तान के साथ ये तो ठीक है, बहुत अच्छा इनके साथ मामला है। मुझे ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है, मैं कज़ाकिस्तान गया हूँ 2005 में, नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ मरहूम के साथ हम गए थे, वाजपेयी अंजानी साहब भी वहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने देखा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, एग्रीकल्चर का, लाइफ स्टॉक का, इतनी ज़्यादा दुनिया ने इन्वेस्टमेंट की है कि मेरा ख्याल है मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो जिस लिहाज से अब जो इतने MOU साइन हुए, इसमें एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर का पोटेंशियल, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के बाद बेतहाशा है, 10वां अभी भी सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला पाकिस्तान मुल्क है। लेकिन आपने देख लें, हम देख रहे हैं कि उस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेनमार्क और जनाब न्यूजीलैंड छोटे छोटे मुल्क हैं, उनकी इकॉनमी जनाब ये इस पे चल रही है, दूध और मक्खन बेच बेच कर, और हम बड़ी दूर खड़े हुए हैं बावजूद इस बात के कि इतना पोटेंशियल है। तो मेरा ख्याल है ये एक जिस तरह से गुफ्तगू हुई है, जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर, उन्होंने बड़ी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा गहरा इंटरेस्ट शो किया कि जी ठीक है, हम सिक्योरिटी के मामले में, इकॉनमी के बारे में, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सारी चीज़ों में बात होगी। लेकिन इस पे अगर ये फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर पे, अदर दैन ये पोर्ट्स वाला मामला बहुत अच्छा मामला है। ये इससे देखें जिस तरीके से पहली मरतबा अट्रैक्ट हुई है, और हमारा जिस तरीके से आपने नंबरिंग करके बताई है, रैंकिंग करके बताई है, तो ये मेरा ख्याल है दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए आए। दूसरी बात, हम ना देखें गवर्नमेंट्स दुनिया में ब्रोक हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर ही है जो अपना जॉइंट वेंचर करते हैं, विन विन सिचुएशन, दोनों को प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो काम चल रहा होता है। देखिए ये कज़ाकिस्तान, हमने जो 5 बड़े मुल्क हैं उनमें सबसे बड़ा मुल्क है सेंट्रल एशिया का। इतना उनका पोटेंशियल है, वाटर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, और आप जाकर कभी मौका मिले जाने का तो आप भी इसी मुल्क के साथ है सेंट्रल एशिया में। जी हाँ,
इनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात बाकियों के साथ भी हैं, इनके साथ भी आप देख लें हमारे जिस तरीके से वफूद का तबादला हो रहा है और जो अभी जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें तो आमना जो हो सकती हैं वो तो उस पर काम करना चाहिए। और जो आपने सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यही मसला है, बाहर से लोग आते हैं सरमाया करने के लिए, वो कहते हैं जी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, आप कंटिन्यूटी कैसे आप बताएँगे, आप ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये इसको कैसे आप ठीक करेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करेंगे, ओवरऑल सिक्योरिटी का लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट कैसे बेहतर करेंगे। वहाँ पे जब ये चीज़ें आती हैं तो अब पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद हमना ये आई डोंट हैव टू मिस वर्ड कि ये SIFC का जो अदारा खड़ा किया गया ना जिसके पीछे फील्ड मार्शल साहब हैं, अभी देख लें हर जगह रेक्टिविज़म है। पाकिस्तान में छोटे से छोटा काम कराने के लिए आपको ऊपर से सिफारिश करवानी पड़ती है। मुझे ज़ाती तौर पे बेशुमार इन्वेस्टर्स का मैं जानता हूँ जो बाहर से आए 80s में 90s में 20s में आके रो पीट के चले गए, लाखों डॉलर खर्च किए, $मिलियन डॉलर खर्च किए, काम ही नहीं होता था। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ है, उनके प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, लेकिन सब जगहों पे उन्हीं की मिनिस्ट्री के लोग दूसरे वो कहते हैं हमें क्या देंगे। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया SIFC जिस तरह मेरा ख्याल है कि इतनी सख्ती से वो काम कर रहे हैं, उनके साथ जो 2 जर्नैल लगे हैं वो काम करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिविल साइड का ये काम है, सिविलियन गवर्नमेंट का ये काम है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का काम है। भी या मुल्क है तो आप हैं और हम हैं, कम से कम जहाँ पे आप देनदारी के साथ आपको जो काम करने की ज़रूरत है। अभी देखें पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इतनी ख़राब हो गई है, ऊपर से आपने देखा ये सैलाबों ने बकौल उनके एहसन इकबाल साहब के 30 साल पीछे चले गए, अल्लाह ना करे इतना पीछे जाए, लेकिन ये है कि हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। $1 बिलियन का जो इन्होंने कजाकिस्तान के साथ एक ट्रेड गोल सेट किया पाकिस्तान ने, अभी जो इनका फोर्थ कमिंग हम देख रहे हैं विजिट भी है नवंबर में जो इनके प्रेसिडेंट हैं कजाकिस्तान के, तो आप समझते हैं कि उसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट हो सकती है इस सिलसिले में और हम अपने जो गोल है उसकी जानिब गामजन हो सकते हैं? हम ना ये देखें जो इनिशियल इत्तलात है ना, ये जो आपने देखा उनके अहम लीडर आए हुए हैं, उसके बाद ये इट विल पेव द वे फॉर द प्रेजेंट विजिट जो कजाकिस्तान के सदर ने आना है। तो इनिशियल काम जो है ना वो कहा जाता है कि एक बाकायदा फ्रेमवर्क जो है ना वो तैयार कर लिया गया है और प्रोटोकॉल बना लिए गए हैं कि किस किस शोबे में किस तरह तरक्की की जा सकती है, कितनी तेज़ी के साथ की जा सकती है। अच्छी बात है कजाकिस्तान भी आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान के साथ एक जिसको कहते हैं सपोर्टिव उनका एक मूव एक्शन है, वो चाहते हैं कि इनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म सिनर्जी बने। उसकी वजह हम ना कि देखें हमने यहाँ से सेंट्रल एशिया और यूरोप और मिडिल ईस्ट, उन्हें भी फिर वहाँ से फिर जाना है अपने ईस्ट की तरफ, वहाँ पाकिस्तान से हो के वो ईस्ट में जाएंगे, तो उन्हें भी चाहिए कि ये ख़ास तौर पे रीजनल कनेक्टिविटी में वो कहते हैं पाकिस्तान का बड़ा रोल है। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया में हम ना इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है वो लीड कर रहा है ग्रेटर पॉलिटिकल डिफेंस कॉपरेशन को। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है और जो चीज़ें इनिशियल तय हुई हैं और अल्लाह करे कि इन पे अमल दरामद हो जाए जो लगता हो जाए और और उसके बाद ये जो पोटेंशियल एग्रीकल्चर का उनका लाइफ स्टॉक का उससे हम अगर फ़ायदा उठाएंगे तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब क्रिएशन की, बेहतरी की, और हमारी पैदावार अच्छी हो जाएंगी। हमारा जो नुकसानात इतने ज़्यादा हुए हैं वो किसी हद तक जो है ना मिटिगेट हो सके। इसमें हमारा इम्तिहान है कि हम इसको किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, कमेंट किया। आप साथ ही रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंटरनेशनल एरिना के हवाले से हम मामला वहाँ पर क्या चल रहे हैं इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं दोहा पर होने वाले अटैक के हवाले से। इजराइल ने कतर पर फ़ज़ाई हमला किया मगर हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम हो गया। इस पर उन्होंने फिर रिएक्शन भी दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका में इजरायली सफ़ीर वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहे हैं तो अगले हमले में कामयाब हो जाएंगे, यानी वो इरादा रखते हैं दोबारा से हमलावर होने का। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं छोड़ेगा, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले पर नाखुशी का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका को ताख़ीर से आगाह किया गया और इस वक्त बमबारी रोकना मुमकिन नहीं रहा। टेलीफोनिक राब्ते में ट्रंप ने अमीर कतर को ये भी यकीन दिलाया है कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। दूसरी जानिब कतर ने इसे रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, अरब लीग समेत बरतानिया, फ्रांस, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। लेकिन अब किस तरह से इसको रोका जाएगा इजराइल को, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि कतर जो कि मीडिएशन भारत वहाँ पर मौजूद था, उनकी सरजमीन पर दूसरे फरीक पर हमला करना ये क्या मैसेज देता है। और सदर ट्रंप के हवाले से जो बात आ रही है, जो वो कह रहे हैं कि उनको उसको वो ये कह रहे हैं कि नाखुश हैं जो कुछ इसराइल की जानिब से मूव लिया गया, ये राइट नहीं था।
चूँकि इससे जो सीज़ फायर के हवाले से जो निगोसिएशन है वो प्रोसेस ख़राब हुआ है। तो अब किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? तशामुल हक साहब के साथ हमें उस्मान वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उस्मान साहब, कैसे देख रहे हैं दोहा की जानिब से, चूँकि दोहा बड़ा करीब समझा जाता है यूएस के भी, और उनको यकीन दहानी यूएस प्रेसिडेंट ने करवाई है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था जब हमला हो चुका था, उसके बाद इस हवाले से आगाह किया गया। इजराइल यूरोपीय यूनियन की जो चीफ हैं उनकी जानिब से सैंक्शन की थ्रेट्स को भी सीरियस नहीं ले रहा और उसको कह रहा है कि ये रॉन्ग मैसेज है इनकी जानिब से। वो बलाए ताक रखते हुए हर चीज़ को अपने अहदाफ में आगे बढ़ रहा है। तो आप आगे इन मामला को कैसे देख रहे हैं बढ़ते हुए, क्या मंजरनामा होगा? मेरे ख्याल में रोग स्टेट के लिए जितने भी पैरामीटर होते हैं और फाशिज्म के, वो उसको मीट करता है इजराइल, और उसने दोबारा से रीइंफोर्स किया है कि वो महज़ब दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का किरदार बड़ा मशकूक है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ वही किया है जो उसने अपने बाकी इत्तेहादियों के साथ किया है। यूरोप में देखते हैं कनाडा के साथ और इंडिया के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको पता था कि ये हमला होने जा रहा है, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की सारी टीम को मुज़ाकरात के बहाने से एक जगह पे इकट्ठा किया और वो सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग करके वहाँ पे अटैक करा दिया, और ख़ुद अमरीकी मफादात जो हैं उनको वहाँ पे बड़ा नुकसान पहुँचा, क्योंकि अमेरिका की मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस अल हदीद जिस पे हमला किया था ईरान ने, वो वहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इसके बड़े लार्जर और बड़े ड्रास्टिक जो हैं इम्प्लीकेशंस हैं हित्ते के हवाले से। अगर हम देखते हैं पिछले 2 साल से बात की जा रही है कि इजराइल जो है इसको हित्ते तक इसका दायरा कार बढ़ा सकता है। तो मेरे ख्याल में ईरान पे हमले के वक्त खामोश रहने वाली सुन्नी अरब वर्ल्ड जो है वो अब मेरे ख्याल में क्या रिस्पॉन्स देती है वो अभी इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह लेबनान पे उन्होंने अटैक किया, सीरिया पे अटैक किया उन्होंने जिस तरह हमला किया ईरान के ऊपर और यमन के ऊपर है, तो सुन्नी वर्ल्ड, जीसीसी कंट्री, अरब लीग, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं था इनका। तो मेरे ख्याल में उन्हें समझना चाहिए कि इजराइल उनको एक थ्रेट भेज रहा है शिया वर्ल्ड के बाद, कि हम सुन्नी वर्ल्ड को भी इसी तरीके से स्क्वीज करेंगे, और यहाँ पे उसने बर्तरी और बदमाशी के साथ रहना है। प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर ये है कि ये सैनिटी प्रवेल नहीं कर रही वहाँ के ऊपर, इजराइल के अंदर है। और जो अरब वर्ल्ड है वो भी मेरे ख्याल में हालात को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उनके मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा है उन फोर्सेस के जो इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर है। आप कतर की ही बात देखें, आपने जैसे कहा कि वो 2 साल से सालसी करा रहे थे, उनकी वजह से, उनके लेवरेज की वजह से जो उनका हमास के ऊपर है, दर्जनों जो है वहाँ के ऊपर जो इजरायली यरगमाली थे उनको छुड़वाया गया। और स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसे मिडल ईस्ट का, उनकी इतना न्यूट्रल पोस्चर है उनका, और जो उनका अपना लेवरेज था हमास के ऊपर वो भी अब डाइल्यूट हो चुका हुआ है, और खुद उनके ऊपर स्टेट टेररिज्म जो है एक तरह से लॉन्च कर दिया गया है। और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया अमेरिका को कि वी वर नॉट टेकन इनटू दिस कंसिडरेशन है। हमें आपने ना इतमाद में लिया, ना आपने हमें बताया कि इस तरीके से वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं उसको बड़ा धचका पहुँचेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ के ऊपर ये है कि ये मिडल ईस्ट की जितने भी शेखडम्स हैं इसको चलाने वाले, वो बड़े बड़े टावर बनाने में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक जो साइकिल है अपना वो उसको आगे पैडल कर सकेंगे, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर मेरे ख्याल में वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एक वाटरशेड मूवमेंट ज़रूर आएगा कि वो अपनी दफाई सलाहियतें जो हैं उसके ऊपर गौर करें और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि इस हमले के बाद वहाँ के ऊपर जो रोग एलिमेंट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, मुझे लगता है उनको लेजिटिमेसी मिलने वाली है वहाँ के ऊपर है। और ईरान और जो सुन्नी वर्ल्ड है उनको समझना होगा कि उनके दुश्मन जो है वो यकसा दुश्मन है, और वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल को जो मिलिट्री अपना एज हासिल है, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, ये अमेरिका की पॉलिसी है 1960 की कि जो वेपन वो इजराइल को प्रोवाइड करेगा वो हित्ते में किसी और मुल्क को नहीं देगा मिडल ईस्ट में। तो मेरे ख्याल में चाइना ने जो है वो गेटवे एक तरह से खोल दी है। पिछले हफ्ते हमने जो उनकी परेड देखी, तो आई होप कि मिडल ईस्ट जिसके पास लिक्विडिटी का मसला नहीं पैसे का, वो इस तरफ भी सोचेंगे, क्योंकि उनके पड़ोस के अंदर एक इस तरह का दुश्मन है जो मुसलसल उन्हें बुली करेगा। और मेरे ख्याल में इसको आप डाइवर्जन के तौर पे भी देख सकते हैं। जो कुछ गजा में वहां के ऊपर जुल्म किया गया, जिस दिन हमला किया गया कल, उस दिन 83 लोग वहां के ऊपर शहीद किए गए। तो मेरे ख्याल में जो नेतन्याहू है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि नेगोशिएशन हो। हमास की टीम उस प्रपोजल पे एग्री कर चुकी हुई थी, लेकिन इन्होंने सैबोटाज कर दिया। तो पॉलिटिकल विल नहीं है वहां के ऊपर जो तेल अवीव है नेतन्याहू इसको मजीद परसू करेंगे।
और मेरे ख्याल में जो बाकी यरगमाली बच्चे हैं उनके जिंदा रहने की ऑप्शन जो है वो भी बहुत स्क्वीज हो गई है। कि अगर आप देखें कि वहां कैट्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हुरिकोन लॉन्च कर देंगे आसमान से जमीन के ऊपर है, और मगरबी किनारे को अनेक्स करने की बात कर रहे थे, जिसके ऊपर थ्रेट किया यूएई ने, अगर आपने ऐसा किया तो हम इब्राहिम अकॉर्ड से बाहर आ जाएंगे। मेरे ख्याल में इट्स एन ओपन एंड शट केस, पूरी दुनिया देख रही है और मिडल ईस्ट को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, उनके जितने सरगर्दा लीडर्स है वहां के ऊपर, कि आप इजराइल को उस तरह से नहीं देख सकते, उस तरह लेवरेज नहीं देख सकते। जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो अब वाकई कुछ आगे हम इस हवाले से कोई डेवलपमेंट देखें इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एहतशाम साहब, अभी जो यूएई के प्रेसिडेंट दोहा पहुंचे हैं, कतर पहुंचे हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये पेश ख़ैमा है कि आगे इनकी पेशबंदी किस तरह से करनी है इसराइल को, वो आगे दोबारा ना बढ़े, क्योंकि कोई रिग्रेट्स नहीं दिखाई दे रही दूसरी साइड से उनकी जानिब से। बिल्कुल ये उसको कंडेम नहीं किया गया, उनको कहा जा रहा है कि राइट मूव था, राइट आफ्टर दिस अटैक उनकी जाने से। चाहे ट्रम्प ने भी इनको कहा है कि वो इस पर नाखुश हैं, लेकिन फिर भी इसराइल अपने इस पर कोई शर्मिंदा नहीं है। इसका मतलब है वो दोबारा हमलावर हो सकते हैं, चाहे किसी भी सरजमीन पर। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पर पहुँचे, अब क्या होगा? देखिए, हम ना रिग्रेट क्या करना, वो तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर फुल्ली जस्टिफाइड समझते हैं जो उन्होंने किया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये किया, और आपने अमेरिकन एम्बेसडर की बात की जो इजराइल के हैं वहाँ पे अमेरिका में, उन्होंने भी बात की। ये अलहदा बात है कि इजराइल में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री अहदाफ थे इजराइल के वो पूरे नहीं हुए। वही बात हो रही है कि इस्माइल आइना के साहबजादे के अलावा बाकी जो उनका ख्याल था कि वो बंदे मार दिए गए, वो खबरें यही आ रही हैं कि शायद उनको भी पता था कि होने वाला है, तो वो वहाँ पे असल बंदे वहाँ नहीं गए थे। देखिए, हमने बात सीधी सी है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, और आप देख लें अक्टूबर से लेके अब तक इजराइल ने 17,000 हमले किए 7 इस्लामी मुल्कों के ऊपर। आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी तादाद में हमले करने के बाद जो खामोशी है या इनडिफरेंट होना है, या ये है कि हीट हमारे तक नहीं आई, हम क्यों बीच में पड़े, मेरा ख्याल है ये शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है अरब मामले के लिए, ख़ास तौर पे अरब रिच स्टेट्स के लिए, कि उनके साथ क्या हुआ है। वो स्टेट ऑफ शॉक में मैं आपको बताऊं, जो खबरें कुछ इतलात यहाँ पे आ रही हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह लिख रहा है। लेकिन ना, यहाँ तक मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया में बात थी, उसमें कहा था कि जी परफेक्ट होस्ट गेट्स परफेक्ट रिसेप्शन, मतलब वो बंदा मुल्क जिसने दुनिया जहाँ के एक सबसे बड़ा निगोशिएटर साबित हुआ, कतर, जिस तरह से हमास और इनकी देखें इजराइल के दरमियान, फिर आपने यूक्रेन, रशिया, टर्की के मामला, तालिबान के साथ और उनके ओपोनेंट्स के साथ वहाँ पे बिठा के मुज़ाकरात करने, और पूरी की पूरी आशीर्वाद अमेरिका की हासिल होती थी। 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कतर कर रहा है अमेरिका में, रेड कारपेट दिया गया, और आए माए शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं कि जी अगली दफ़ा नहीं होगा, लास्ट मिनट में मुझे बताया गया। हम ना ये कन्वेंस के बगैर नहीं हो सकता। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो जो एक आई ओपनर है ना, वो एक बयान दे के फंस गए जर्मन चांसलर जो हैं, उन्होंने कहा था कि इजराइल इज़ डूइंग अ डर्टी वर्क फॉर अस। तो ये एक प्लान करके ये सब कुछ किया जा रहा है। अब अगली बात है जो मेरा ख्याल है बहुत समझने वाली है, जो दुनिया इस पर देख रही है, और ये कि जी अब व्हाट नेक्स्ट, क्या है, इस तरह के हमले होंगे। अब कहा जा रहा है कि इजराइल ने तो खुद भी कहा है करने के लिए, अब इनको भी इंटेलिजेंस जो इनकी इजराइल अपना मिडिल ईस्ट के ममालिक है, उनको भी लग रहा है कि ये पहली दफ़ा उनको समझ आई है कि उनकी इंटेलिजेंस ने अब कुछ 1-2 दिन में जो उनको मज़ीद पता चला है कुछ मुल्कों से, और वो यही है कि जी ये दोबारा से चीज़ें होंगी, इनको रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जिस तरह उनकी सालमियत को, सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच किया गया, या हमना खाली बयानों से नहीं जाएगा। अब मुझे बताएं ना, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है LNG का, मतलब हब है हर लिहाज से, उसके ऊपर ये हो सकता है नॉन नेटो अलाई अमेरिका का, उसके साथ ये हो सकता है, तो बाकियों के साथ भी आसानी के साथ हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आप जरा क्लिप निकाल के देखें वीडियो जिस तरह से आप कल बात आप कर रहे थे, हाँ ना, सुने आप ना जी एहतशाम साहब, जो आप कल भी बात कर रहे थे कि अब ये चाइना की जानिब क्यों नहीं देखते, ये ममालिक की जो अरब ममालिक है जिनके हम देखते रहे हैं कि इंटरेस्ट रहे हैं, और अब जो सारी सिचुएशन बन चुकी है, चाइना जितना ताकतवर हो चुका है, और जिस तरह से वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियरली बताया है कि दुनिया इस वक्त डिवाइड हो चुकी है। एक जानिब हम जंग वाली एक देखते हैं कि एक माइंडसेट है, और एक पीस वाला माइंडसेट है, और उन्होंने अपनी अप्रोच बता दी है इस हवाले से। तो इस जानिब क्यों नहीं रुख लिया जाता? देखिए, हम ना डे 1 से कम 75 सालों से तो सूरत हाल मिडिल ईस्ट के जो मालिक हैं, जो ख़ास तौर पे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप इसको भले इकनॉमिकली इतना मजबूत नहीं है, लेकिन इजिप्ट का एक बड़ा रोल है। उसके बाद आप देख लें UAE, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इनका एक बड़ा रोल है। 75 सालों में आपने देखा कि आंखें बंद करके इन्होंने अमेरिका को फॉलो किया। किसी एक जगह पे भी, अभी आप मुझे बताएं, अब तक
कितने लोग 75,000 से ज़्यादा लोग जो है ना वो शहीद हो चुके हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी। आपने देखा कि कोई आपको लगता है कि हमारा तो फिर दूर है, ये बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। वो रफ़ा बॉर्डर जो है ना इजराइल के साथ लगता है, अपना गज़ा का लगता है इजिप्ट के साथ, वो एक बंदे को उन्होंने घुसने दिया, लोग मर रहे हैं वहाँ पे। तो देखें ये एपैथी थी। अब इनको लग रहा है कि ये मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। अब इनको एहसास हो रहा है कि जी हमें भी अपनी मिलिट्री बेस मिलिट्री बनानी चाहिए। हमें एक तरफ जिस तरह आप बात कर रही हैं कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए, या कम से कम थ्रेट परसेप्शन ही अपना इतना बेहतर कर लें, या कम से कम यही उनको बता दें कि जी हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो मेरा ख्याल है हम ना आइंदा आने वाले दिन जो है ना वो अब जिस तरीके से आप ये दुनिया में एक नई चीज़ देख रही है ना, ये एक लम्हा फ़िक्री है। ये आप देख लें जितने अरब मालिक हैं, OIC के मालिक हैं, और जो मिडिल ईस्ट की आप हैसियत देख रहे हैं पिछले ही कई डेकेड से, अब उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब तो इसराइल का तो ग्रेटर इसराइल और न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो बनाने का फैसला उन्होंने किया हुआ है वो तो अमल दरामद करेंगे। अब देखना ये कि कितनी सूरत के साथ अरब मालिक जो है ना, हमारी तला तो हमारी ये है कि हमें जिस तरीके से हमें कांटेक्ट किया जा रहा है, इतने जिसको कहते हैं तेज़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान ने अपने आप को साबित भी कर दिया, अपने से 5 गुना बड़े जिसको कहते हैं दुश्मन को भी मार लगाई। उनको लगता है कि पाकिस्तान की दुनिया की बेस्ट फौज है, बेस्ट ISI है, इनके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। तो हमारे लिए भी उनके लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अब उनको सोचने का मौका मिलेगा कि हमने क्या करना है, इस तरह के हमलों को हमने रोकने के लिए नई स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, किस तरह कलेक्टिव एफर्ट आगे लेके जाएंगे। जी उस्मान साहब से मैं एक सवाल करूंगी, उनका जवाब हम लेते हैं। जो इजराइल पे यूरोपीय यूनियन की चीफ ने इस वक्त प्रपोजल दिया है सैंक्शंस बढ़ाने का, जो एक थ्रेट दी है, इस पर अभी एक डिवाइड पाया जा रहा है यूरोपीय यूनियन में। अगर ये डिवाइड खत्म हो जाता है तो कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इजराइल को अपने अहदाफ हासिल करने में? क्या सिर्फ अमेरिका की थपकी से काम चल सकता है? मेरे ख्याल में जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, बड़ा मुश्किल है कि उस तरीके से जो है कोई इस तरह का सैंक्शन का रजीम इम्पोज किया जाए। हमने माजी में भी देखा कि उन्होंने कहा वो तस्लीम तो कर लेंगे, लेकिन बात है प्रैक्टिकल मैयर उस तरह से नहीं लिए गए। पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेपनरी सबसे ज़्यादा वेपन सप्लाई करते हैं जर्मन्स करते हैं और UK करता है। अगर वो पार्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दें जो वहाँ के ऊपर दिया जाता है तैयारों के हवाले से, और फिर वही बात है कि इसके अंदर अमेरिका अपना लेवरेज एग्जॉस्ट करेगा नेटो के ऊपर, वो नहीं करने देगा उन्हें उस तरह से। और सबसे बड़ी बात है, हम उनके एंड पे डाइकोटमी देखते हैं, उनकी मुनाफिकत देखें कि इसी हफ्ते जो है इजराइल के सदर जा रहे हैं UK। ये वो कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेट इस वक्त लेबर पार्टी है, जो कि प्रोग्रेसिव लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, जिसकी जो पॉलिटिकल करेक्ट होती थी, अब वो देख लें अपने मुफाद की खातर, वेस्टेड इंटरेस्ट की खातर किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की धज्जियां होते हुए देख रहे हैं। खुद मुल्क में उनके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है, हम वी आर रीडिंग टू मच इनटू दैट कि इस तरीके से वो कुछ करने जा रहे हैं। अगर करना होता तो वो सीइंग इज बिलीविंग 2 साल एनफ थे। जो मनाजिर हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं जेनोसाइड के, नस्ल कशी के, वो मेरे ख्याल में जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए और UK के लिए वो एनफ है कि वो कोई डिसीजन ले लें, लेकिन वो डिसाइसिव जो मादर के साथ इसकी एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, उसका बताना जरूरी है। देखें, एक जो हमला किया गया ना हमला ये वाला, अब इजराइल का ये ख्याल था कि हम ये इनकी टॉप की लीडरशिप को जब ख़त्म कर देंगे तो जो ऑपरेशनल लीडरशिप हमास में बैठी है वो घुटने टेक देगी। देखिए ये बहुत बड़ी नाकामी हुई है। और दूसरा, उन पर जो इल्ज़ाम लग रहा है, जो उनके हक़ में लिखने वाले भी वो कहते हैं कि इतना तबाही के बाद भी आज हमास को आप शिकस्त नहीं दे सके, ठीक है ना, और आप हॉस्टेजेस अपने लेके नहीं जा सके। 48 के करीब अभी वहाँ हैं, कुछ कहते हैं मार दिए, मरे हुए हैं, कुछ जिंदा है वहाँ पे। तो इजराइल की तो हर स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो चले कामयाबी, अदरवाइज पॉलिटिकली जो उनको नुकसान हो रहा है ना, उनके अंदर से लोग कह रहे हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद जो है ना अपने अहदाफ हासिल करने में इजराइल नाकाम हुआ। जी सर, मैं यहाँ पे जी मैं अपने 2 सेंट शेयर करना चाहता हूँ कि वो कभी भी हमास को शिकस्त नहीं देना चाहते थे। हमास जो है कैसा उन्होंने मॉन्स्टर क्रिएट किया था, जिसकी वजह से वो अपने जो अज़ाइम था, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ से एथनिक क्लिनजिंग करनी थी, वो करना था। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था चीज़ों करना। और हमास वैसे भी एक आइडिया का नाम है, नो डाउट वो पोलिटिकल उनका बार्गेनिंग जो पोजिशन है वो डैमेज करना चाहते थे, और उन्होंने नो डाउट वो अपना टाइज कट कर दी हैं। जो वहाँ के ऊपर ऑपरेट कर रही है हमास है गजा के अंदर, और जो बाहर है, उनके आपस में कोई कम्युनिकेशन चैनल उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं इस वक्त है। लेकिन मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो हमास को रखना चाहता था यहाँ के ऊपर इस हद तक कि एटलीस्ट जो है वो दुनिया को शोकेस कर सके, और उसके दरपर्दा जो कुछ वो कर रहे हैं वो हमारे सामने है। तमाम टावर वहाँ के ऊपर गिराए जा रहे हैं। मुझे लगता है एक सिस्टमेटिक एफर्ट के तहत 7 अक्टूबर से लेकर टिल दिस वेरी डे उन्होंने अपनी अप्रोच जो है वो वही रखी है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि हमास जो है ना वो प्रॉक्सी इजराइल की रही है डे 1 से। वो अल-फतह जो थी अपना काम करने के लिए खड़ी की गई थी। जी उस्मान साहब, जी ये PLO को काउंटर करने के लिए खड़ी की गई थी। इनको फंडिंग मिलती रही है और ये एस्टैब्लिश वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है।
ठीक है, जी। आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान बड़ाई साहब, एहतशामुल हक साहब इस साइड मौजूद थे बात करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक नाजरीन, बनू में 2 सितंबर को फितनतुल खवारिज के पहले हमले के दौरान जख्मी मेजर अदनान जाम शहादत नोश कर गए हैं, मगर सोशल मीडिया पर वायरल उनकी बहादुरी, जुर्रत और जज्बा इसार की वीडियो ने हर दिल को दुखी कर दिया है। पहले हमले के वक्त वो अपने जख्मी साथी पर लिपट कर उसे बचाने की कोशिश करते रहे और फिर अस्पताल में होश में आते ही सबसे पहला सवाल यही किया कि मेरे सिपाही का क्या हाल है। मेजर अदनान की ये कुर्बानी, ये जज्बा इसार हर आंख को नम कर गया। दूसरी जानिब सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा में 8000 से ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। सिर्फ पेशावर की अगर हम बात करें, साल के पहले 8 माह में 766 दहशतगर्दी के वाक़यात दर्ज हुए हैं। अब किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है और इस वक्त क्या से अमली बनाई जा रही है, इसे पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, ये हम देख रहे हैं कि केपी और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है और वहाँ पर अभी भी दहशतगर्दी का जो नासूर है उसे जड़ से उखाड़ने में हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। और अब जो मैंने रिपोर्ट के मुताबिक फिगर्स भी यहाँ पर कोट किए हैं, ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है और क्या हिकमत अमली वहाँ पर अपनाई जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है और अब मेरे ख्याल में फैसला कुन जो ऑपरेशन है वो शुरू भी कर दिया गया है। ख़ासतौर पर बनू के वाक़े के बाद अगर हम देखें तो जितनी बेल्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, बाजोड़, खैबर एजेंसी, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, ये मुकम्मल यहाँ पे एक बड़ा एक्टिव ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। अगर मैं आपको तफसील बताऊँ तो 2 दिन पहले वज़ीरिस्तान के इलाके सरवकी में बड़े अहम कमांडर्स को टारगेट किया गया है। जो क्वाडकॉप्टर और आईडी बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, यहाँ पे 10-12 के करीब जो है दहशतगर्द मारे गए, जिसमें की कमांडर्स मारे गए, जिसमें हिदायतुल्लाह नाम का कमांडर है, नूर है, इसके अलावा और भी कोई ऐसे, और ये तमाम के तमाम अफगान कमांडर हैं। तो आपने देखा कि वजह आपको समझ आ रही है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्द है वो शामिल हैं फितनतुल खवारिज, टीटीपी और बीएलए के साथ, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो बनू के वाक़े का आपने जिक्र किया जिसमें मेजर अदनान शहीद हुए बाद में और बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, उसमें भी जो दहशतगर्द 5 मारे गए थे, 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ट्रेंड है जो कि अक्रॉस द बॉर्डर पेनिट्रेशन है, और अगर हम देखें तो इसकी बाकायदा अफगान हुकाम भी तस्दीक कर रहे हैं और उन्होंने वार्निंग दी अपने फाइटर्स को कि जो लोग टीटीपी, बीएलए या आईएसके के साथ मिलकर पाकिस्तान या दूसरे इलाकों के अंदर असला उठा के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उससे अफगानिस्तान की बदनामी हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफगान हुकूमत का रिजॉल्व नजर नहीं आता कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल इनकी पेनिट्रेशन है। मोहम्मद एजेंसी में भी इस किस्म का एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जो क्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और इस डिटाई की वजह क्या है शाह साहब? इस डिटाई की वजह तालिबान हुकूमत की जानिब से क्या समझते हैं आप कि हम 12 देखिए, मेरे ख्याल में तालिबान के जो आमना, मेरे ख्याल में जो वाज़ेह चीज़ है वो ये है कि हमेशा से अफगान हुकूमत ने जो काबुल के अंदर रही है, चाहे वो अशरफ गनी की थी, चाहे वो इससे पहले करजई की थी या अब तालिबान की है, उन्होंने बार्गेनिंग चिप के तौर पे टीटीपी को इस्तेमाल किया है, इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया है, हमेशा हीले बहाने से इनको प्रोटेक्ट करने, और मेरे ख्याल में बड़ा ओपनली इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब एक डिसाइसिव चीज़ जो हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा अक्रॉस द बॉर्डर नूरिस्तान, पक्तिका, खोस्त, कुनड़, ये बड़ी खबर है कि पूरा एक मैप दे दिया है, जहाँ कोऑर्डिनेट्स भी शेयर कर दिए गए कि यहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, यहाँ इनके कैंप्स हैं, यहाँ इनके रिहायशी इलाके हैं। और अगर अफगान हुकूमत अब भी एक्शन नहीं लेती तो पाकिस्तान के पास बड़ा एक वाज़ेह किस्म का एक मैंडेट है कि यूएन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन तमाम बीएलए, टीटीपी, आईएसके और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को बाकायदा दहशतगर्द करार दिया है इंटरनेशनल। तो पाकिस्तान का ये हक बनता है, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद शायद अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत बड़ी स्ट्राइक्स होगी। दूसरा देखें कि अफगानिस्तान के बारे में जो यूनाइटेड नेशंस की रिसेंट रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि अलकायदा के 70 के करीब कमांडर्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स रन कर रहे हैं, जहाँ पे बीएलए, बीएनए, टीटीपी, आईएसके, टीआईपी, ईटीआईएम, ये तमाम के तमाम ग्रुप्स यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं। असला उनको अमरीकी असला जो रह गया है वो जो है वो वहाँ से खरीदो फरोख्त उसकी बड़ी ओपनली जारी है। तो लिहाजा अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। और आखिरी एक बड़ी खबर जो मैं आपको दूं वो ये है कि अब लगता है कि तालिबान की जो काबुल में हुकूमत है उसके दिन बड़े करीब है, पूरे हो चुके हैं। उसकी वजह अंदरूनी तौर पे जो दहशतगर्द ग्रुप है वो पावरफुल हो रहे हैं, और बैरूनी तौर पे अगर हम देखें तो कल परसों ज़ल्मे खलीलजाद जो खुसूसी इन्वाए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने एक ट्वीट किया है
जिसमें उन्होंने कहा कि जी वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान के लोग जंग खत्म करें, जंगें खत्म हो और वो एक इंक्लूसिव और नेशनल हुकूमत की तरफ जाएं। और उसमें अगर हम बड़ी बात करें तो जो अफगान जहादी कमांडर थे उन्होंने एक पॉलिटिकल फ्रंट बना लिया है। रसूल सयाब जो थे उन्होंने तमाम जहादी कमांडर जिनमें इस्माइल खान, अहमद मसूद, दूसरे ऐसे सरकर्दा कमांडर, बुरहानुद्दीन रब्बानी ग्रुप के जो मुजाहिदीन कमांडर थे उनको कांटेक्ट किया है और बाकायदा अब तालिबान के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो बनाया जाएगा। तो इसका मतलब मैसेजेस बड़े क्लियर हैं। अगर काबुल इंतजामिया और मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस मुल्क को जंग की तरफ ले जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में लगता यही है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हैं, अमेरिका के साथ खराब हैं, अंदरूनी तौर पे वो जो है वो और चाइना की भी नहीं सुन रहे क्योंकि चाइना का भी एक स्टेक है ना, ऑब्वियसली उनकी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। तो उसको देखते हुए इसका मतलब है वो चाइना की जानिब से भी जो कंसर्न्स हैं उनको भी नहीं सुन रहे, डिसमिस किया जा रहा है। देखिए हमना बल्कि चाइना ने तो विड्रॉ कर लिया है। दरियाए अमू में उन्होंने एक MOU किया था अफगान गवर्नमेंट के साथ और जब लॉ ऑर्डर और सिक्योरिटी पे इसहाक डार साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे तो उन्होंने जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे तेल की दरियाफ्त के मामले को जो है अभी फिलहाल डिले करते हैं। आखिरी जो खतरनाक चीज इस वक्त काबुल के तालिबान कर रहे हैं वो है इंडिया के साथ नेक्सस। और ये खबरें आ रही हैं, इंडियन मीडिया भी उसको पिच कर रहा है, अफगान मीडिया भी कर रहा है कि जो अफगानिस्तान की सरकर्दा लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसको इंडिया जो है इनवाइट किया जा रहा है। और इंडिया की जानिब से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो राज साहब। वक्त कम है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे नाजरीन, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।